तो आज हम देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो कि हर सीटेट में ज़रूर आता है और इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। जीन पियाजे के क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेट हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट, कोई भी हो, तो हर पेपर में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इससे आज हम देखेंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और उस पर कुछ प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके लिए फेमस हुए थे। तो जीन पियाजे बहुत ही मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो जो जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो वयस्क लोगों से बहुत अलग सोचते हैं। जो बच्चे होते हैं वो कैसे सोचते हैं? वयस्क लोगों से बहुत अलग सोचते हैं। वो हमारे जैसे नहीं सोचते, बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं। तो उनके सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया इन्होंने। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया है। तो हम देखते हैं कि जो जीन पियाजे हैं, इनका जन्म हुआ था 1806 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 ईस्वी में। तो सीटेट में क्वेश्चन तो नहीं बनता है कि जीन पियाजे का जन्म मृत्यु कब हुआ, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ के निवासी हैं। तो आपने देखा कि ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञान, इन्होंने क्या कहा था? संज्ञान। तो संज्ञान क्या है? वह प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। इसके बाद देखते हैं समस्या समाधान, संप्रतिकरण यानी विचारों का निर्माण, प्रतिक्षण यानी देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। इसके बाद देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक का सीधा मतलब होता है मानसिक प्रभाव, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्ध अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, यानी आजीवन तक चलता है। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। और जो विकास प्रारंभ कब से होता है? तो विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से और ये नियम है। इसके बाद हम देखते हैं संज्ञान। क्या देखते हैं? संज्ञान। तो संज्ञान दोस्तों क्या है? संज्ञान विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या है? संज्ञान विकास है, जो शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन्होंने देखा कि अपने बच्चे पर ही इन्होंने क्या किया था? सिद्धांत को देखा था और वो निर्णय लिया था। इसके बाद देखते हैं संज्ञान का अर्थ क्या होता है। आयु वृद्धि के साथ बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान
ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं। तो ये 4 प्रकार की संकल्पनाएं दी हैं जीन पियाजे ने, जिसमें नंबर 1 पर आता है अनुकूलन, नंबर 2 पर आता है सामधारण, नंबर 3 पर आता है स्कीम्स, नंबर 3 पे आता है स्कीम्स और नंबर 4 पे आता है स्कीमा। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हमने में देखते हैं कि सबसे पहले है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? तो सबसे पहले अनुकूलन है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि हम जिस वातावरण में जाएं उसी प्रकार का व्यवहार करें तो उसे हम कहते हैं अनुकूलन। इसके बाद है आत्मसात्करण। ये 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसमें होता है सबसे पहले आत्मसात्करण, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें होता है कि आत्मसात्करण क्या कहलाता है? तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। आत्मसात्करण क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, किसी बच्चे ने एक डॉगी को देखा, उसका रंग सफ़ेद था, उसके 4 पैर थे और वो भौं भौं कर रहा था। आगे कुछ दूर बच्चा चला और उसने देखा कि बिल्कुल सेम उसी के जैसा एक ब्लैक कलर का है जो कि भौं भौं कर रहा है और उसके 4 पैर हैं। तो बच्चे ने देखा कि ये भी क्या होगा? डॉगी ही होगा। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है? आत्मसात्करण करता है। आगे देखते हैं हम, इसी का दूसरा है समायोजन। समायोजन में होता है पूर्व ज्ञान में क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी हमें जो पूर्व ज्ञान है, बच्चे को जो पूर्व ज्ञान होता है वो किसी दूसरे वातावरण में चला जाता है तो उसके साथ कुछ करता है, समायोजन कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका दूसरा है संतुलन यानी सामधारण। संतुलन और सामधारण एक ही चीज़ है। इसमें होता है इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। सामधारण जो होता है इसमें क्या कहता है? आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन। आगे देखते हैं हम स्कीम्स। आगे क्या है? स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? तो व्यवहार की वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाती है। क्या होता है? व्यवहार की वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाती है। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से क्या मिलेगा? हमें दूध मिलेगा। ये क्या होता है? संतुलन होता है। इसके बाद आता है स्कीमा। क्या आता है? स्कीमा। और स्कीमा बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कीमा पेपर में देखने को मिलता है। तो स्कीमा क्या होता है? तो बालकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा कहलाता है। यह शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो बुद्धि से जुड़ी रहती हैं। यह छोटा बच्चा है, वो बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, तो ये क्या है? दिमाग से सोचता है, मानसिक रूप से सोचता है और क्रिया करता है। आगे हम देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा है इन्होंने। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें नंबर 1 है संवेदी पेशीय यानी संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रजनित अवस्था, जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें देखते हैं क्या होता है। इस अवस्था में बालक को वातावरण की जानकारी नहीं होती। इस अवस्था में बालक 2 साल का बालक होता है, उसे वातावरण की कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है? सीखता है। इसके बाद है अंतः संवेदी पेशी अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करके, चखकर, सुनकर, देखकर वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 2 साल का जो बच्चा हो जाता है, जैसे 6-7 महीने का 8 महीने का बच्चा होता है, वो पा करने लगता है। इसके बाद 1 अक्षर 2 अक्षर ऐसे, और फिर एक शब्द सीख जाता है। इसके बाद देखते हैं परिचितों को।
परिचित जो लोग होते हैं उनके साथ वो मुस्कुराता है, उनको देखकर मुस्कुराने लगता है। और कोई अनजान आदमी यदि व्यक्ति उसके सामने आ जाता है तो उससे उसे डर लगता है, किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाता। ये बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, जब 6-7 महीने 8 महीने का होता है तो ऐसा होता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे के सामने खिलौना दिखाकर उसे हम छुपा देते हैं तो बच्चा उस खिलौने की आकृति अपने दिमाग में बना लेता है, और फिर उसे हम क्या करते हैं, बच्चे को ढूंढने को कहते हैं, तो वो बच्चा उस खिलौने को ढूंढ लेता है। यानी कि उसके अंदर क्या आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। आगे देखते हैं हम दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है तो अपने जो सहपाठी होते हैं उनके साथ खेलता है, और कुछ मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है, तो उनसे क्या करता है, वो सीखता है। इसी अवस्था को कहते हैं खिलौनों की आयु। ये टीईटी के लिए, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है बाल अवस्था, उसे कहा जाता है खिलौने की आयु। इसके बाद होता है शिशु, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं के क्रम से रखना, और हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है, जो किस्म होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद हम देखते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, जैसे कि अभी बताया था, बच्चे क्या होते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। फिर है निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे यदि कोई टेबल है, मेज है, फैन है, तो इनमें उसे बच्चे को क्या लगता है कि इसमें क्या है, जीवन है। वो क्या देखता है, सभी को बिल्कुल ये सजीव देखता है, सभी वस्तुओं को, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, उसे लगता है सभी कैसी हैं, सजीव है। जब कोई बच्चा यदि गिर जाए, उसे लग जाए, तो हम थोड़ा किसी मार देते हैं पृथ्वी को, तो वो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। इसके बाद होता है प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। आगे देखते हैं, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इस अवस्था में बालक गिनती, अक्षर लिखना सीख जाता है, जैसे नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना इत्यादि वो बच्चा सीख जाता है। इसके आगे है, इसके भी कुछ उपअंग हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे जीववाद। जीववाद क्या होता है कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं, इनमें बच्चा क्या होता है, भेद नहीं कर पाता है कि कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है। और इसमें अगला आता है अहम केंद्रित। क्या आता है, अहम केंद्रित। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ये अवस्था जो होती है 2 से 7 साल की, बच्चा को लगता है कि हम ही सही हैं। इसके बाद है अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना सीख जाता है। जैसे उदाहरण है कि 3 + 7 = 10, तो 7 + 3 बराबर क्या होता है, 10 होता है। इसके बाद देखते हैं मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की समझ की कमी इसी अवस्था में होती है। आगे देखते हैं केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण क्या है, जब बच्चा किसी दूसरी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। तो इसकी जो अगली अवस्था होती है वो होती है स्थूल। कौन सी होती है दोस्तों,
स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें देखें तो ये कोई बालक है जो भी हो, हम देखते हैं फिर इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें तार्किक चिंतन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करने लगता है, अंतर कहता है, समानता व असमानता बताता है, सही गलत व उचित अनुचित में विभेद करना सीख जाता है। इसके बाद वो इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था से भी जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 12 साल। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता असमानता व तुलना करना सीख जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य भी हो जाता है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। और इसमें होता है बालक दिन, तारीख के बाद इस अवस्था में अपलटापी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण विकसित हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे अपलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अपलावटी अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है, 2 से 7 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को। इसके बाद हम देखते हैं भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में संरक्षण, परिवर्तन व विकेंद्रण, वस्तुनिष्ठ की भावना का भी विकास हो जाता है। इसमें है इंडक्टिव रीजन्स। इंडक्टिव रीजन्स देखते हैं, जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे बच्चे से ये पूछना कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा का जो जवाब आता है वो आता है कि हाँ। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। बच्चा केवल तर्क करता है कि हमें इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें पेड़ जरूरी है। इसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, 12 से 15 तक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। तो ये अमूर्त चिंतन जो होता है, जो ये होता है जो हमें दिख नहीं रहा है, उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अतः कह सकते हैं कि बालकों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। जो मानसिक विकास होता है वो कैसा होता है, पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था 12 के बाद, 12 से 15, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि उसे तर्क की अवस्था कहते हैं। आगे है, इसी अवस्था में बच्चा अपनी पहचान बताना, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करने लगता है। बच्चे से कोई कह दे शाबाश तुम होशियार है, बच्चा खुश हो जाता है, उसे और अच्छा लगता है, उसका काम में मन लगता है, वो पढ़ने लगता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इसके बाद आता है आलोचनात्मक तर्कणा। इसमें बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है। और आता है निगमनात्मक तर्कणा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। उदाहरण, गणित के प्रश्नों को अंतर बुद्धि में ही हल कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।